हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे हैं, हमसे जुड़े हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब भी करा है काफी दोस्तों ने, काफी स्टूडेंट्स ने, अच्छी बात। लेकिन आप लोग शायद वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं, तो आपसे एक गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कंटेंट तभी समझ में आता है जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, पूरा उसे नहीं समझते। स्टार्टिंग देख लेने से आपको कंटेंट नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं, आज समझना चाह रहे हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। ओके, तो आज की बात शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में आपको पार्टनरशिप के 2 यूनिट्स यानी एडमिशन और रिटायरमेंट का डिटेल दिया, समझाया, उसको इंट्रोड्यूस किया प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। पीछे व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज का जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी साझेदारी फर्म का विघटन। तो ये कैसे होता है, क्या स्टेप है इसका, ब्रीफ अगर मैं कहूं कम शब्दों में, तो हर चीज का एक साइकिल होता है स्टूडेंट। साइकिल समझते हैं, चक्र। चक्र होता है हर चीज का, हर चीज का एक प्रॉपर चक्र होता है। तो इसी चक्र में सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इस चक्र का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस चक्र से, इस साइकिल से। दैट मीन्स साझेदार जुड़ते हैं तब साझेदारी संस्था का निर्माण होता है। यहां पे क्या होता है, बर्थ होता है। बर्थ कहां पे, एडमिशन टाइम पे, जब साझेदार जुड़ के साझेदारी संस्था यानी पार्टनरशिप फर्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे, तो यहां पर संस्था का जन्म होता है। यानी हम वहां क्या पढ़ रहे होते हैं, एडमिशन को पढ़ रहे होते हैं, साझेदार के प्रवेश को पढ़ रहे होते हैं। दूसरे स्टेप पे जब ये बड़ा होता है, यहां पर यंग एज होती है। यंग एज में क्या होता है, यंग एज मतलब पूरी प्रॉस्पेरिटी है बिजनेस फर्म में, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई साझेदार निकल रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, अथवा नेक्स्ट स्टेप पे कहीं डेथ भी हो सकती है किसी की। तो कई रीजंस होते हैं। तो साझेदारी संस्था प्रॉस्पर होती है, क्योंकि आपने जब पढ़ा साझेदारी संस्था के अवकाश ग्रहण को, तो आपने देखा कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार को उसकी रकम दे दी जा रही, लेकिन फर्म अभी तक बंद नहीं हुई। और बंद क्यों नहीं हुई, क्योंकि साझेदारी संस्था चलने के लायक थी। क्लियर। जो लास्ट स्टेप आता है वहां पे डेथ हो जाती है। डेथ का मतलब यहाँ पर पार्टनर की डेथ से नहीं है, डेथ का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म का दी एंड हो गया। मूवीज आप देखते हैं, लास्ट में क्या होता है, दी एंड होता है। तो यहाँ सेम दी एंड हो जाता है, किसका, पार्टनरशिप फर्म का। तो यही साइकिल आपको समझाना चाहता हूं। सिंपली अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बात करें, अकाउंट से मैं बीओ की तरफ कुछ आपको ले चलता हूं, तो हर प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है जहां पे वो जन्म लेता है, मार्केट में बहुत हाई होता है और फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। सेम थिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इट टेक्स बर्थ ऑन द टाइम ऑफ इट्स एडमिशन एंड will be prosperous at the time of retirement or death, and the end point is called dissolution of firm. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कुछ कि साझेदारी संस्था व्यवसाय नहीं कर सकती, कई कारण हो सकते हैं। तो उन स्थितियों में साझेदारी फर्म का संगठन जो है भंग कर दिया जाता है, डिसोल्यूट कर दिया जाता है और साझेदारी संस्था का अंत हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की थ्योरेटिकल बात हुई। कुछ पॉइंट्स बात करते हैं कि क्यों डिसोल्यूट हो जाती है फर्म। तो आपने जब साझेदारी परिभाषा को पढ़ा तो आपने जाना कि साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। तो पहला कारण है कि एक साझेदार को छोड़ के अन्य सभी साझेदार फर्म से चले गए हों, तो ऐसी स्थिति में डिसोल्यूशन कर दिया जाता है, मतलब सिंगल पार्टनर बचने पे। और आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म में सिंगल से काम नहीं होता, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि क्यों डिसोल्यूट होती है, बाय चांस हो सकता है कि फर्म किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसा कोर्ट्स की नजर में आ जाता है, कोर्ट न्यायालय की नजर में आ जाता है, तो न्यायालय आदेश पारित करके ऐसी फर्म को डिसोल्यूट कर देता है। समझिए। अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से साझेदारी संस्था अपना व्यवसाय बंद कर दे। कई बार साझेदारी संस्था के जो साझेदार हैं स्वयं न्यायालय में अपील करते हैं कि साझेदारी संस्था की समाप्ति की घोषणा करवा दी जाए, इसे बंद करवा दिया जाए। कब ऐसा केस होता है, बाई चांस साझेदारी संस्था ने व्यवसाय शुरू किया, कुछ वर्षों में उसे लाभ हुआ, अंतिम वर्षों में उसे लगातार हानि हो रही है, घाटा घाटा घाटा, और फर्म एकदम डाउन में जा रही है, फर्म की जो
प्रॉफिट मार्जिन है डाउन में चली गई, एकदम लॉस में आ गई है फर्म, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स हाई कोर्ट रिलेटेड न्यायालय में जाते हैं, अपील करते हैं कि हमारी साझेदारी संस्था को बंद कर दिया जाए। कारण क्या? क्योंकि हम अब लाभ कमाने में नहीं है। अच्छा, अपील क्यों की जाती है? ये भी कोई पॉइंट होता है कि अपील क्यों करना, क्यों नहीं बंद कर देते खुद? क्योंकि साझेदारी व्यवसाय या कोई भी अन्य व्यवसाय का जो एक मोटो होता है, प्रॉफिट मोटो होता है, और प्रॉफिट मोटो के साथ एक चीज और जुड़ी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी। हम कभी भी किसी बिजनेस को ये सोच के नहीं तैयार करते, ये सोच के नहीं चलाते हैं कि उसे हम इस डेट को बंद कर देंगे। हम यही सोचते हैं कि इसे लॉन्ग टर्म में रन करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन अगर आपको लॉस होने लगा तो आपने उसे बंद करने के लिए न्यायालय में अपील की, न्यायालय आदेश पे ऐसी संस्था को बंद कर दिया जाता है। आई होप आपने समझा होगा डिसोल्यूशन क्यों हुआ। कुछ और बातें आपको बता दूं डिसोल्यूशन पार्ट की, कि बहुत फर्क होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बच्चों बहुत अलग चीज है, मैं लिख देता हूं, आप समझिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओके, ये एकदम अलग चीज है, इससे ये एकदम अलग चीज है। क्यों अलग चीज है? केवल पार्टनरशिप वर्ड ऐड करने से नहीं अलग हो गया, समझिएगा इसका नेचर। मैं यहां बात कर रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और यहां बात मैंने की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरेटिकल में 2-3 नंबर के पॉइंट्स में क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, तो ध्यान रखना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर हट रहा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं हो रही। पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूअस अपने प्रोसेस में, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, चलती रहेगी। पार्टनर हट जाता है, दूसरा आता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये होता है, कोई एक साझेदार हटता है, दूसरा आ जाता है, यही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। पॉइंट यहाँ ये याद रखने वाला है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशन आने पे फर्म बंद नहीं होती, बिजनेस बंद नहीं होता, प्रोडक्शन उनका, बिजनेस उनका चलता रहता है कंटिन्यूअस। सेकेंड थिंग इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहां पर पूरी फर्म डिसोल्यूट कर दी गई, फर्म डिसोल्यूट कर दी गई, पार्टनर्स बचे ही नहीं। जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनर क्या करेंगे? तो इसलिए फर्म डिसोल्यूट हो जाती है, तो पार्टनरशिप डीड अपने आप डिसोल्यूट हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप डीड डिसोल्यूट होने पे, पार्टनरशिप डिसोल्यूट होने पे फर्म डिसोल्यूशन होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फर्म आपकी डिसोल्यूट है तो पार्टनरशिप श्योरली डिसोल्यूट हो जाएगी। आई होप आपने इन चीजों को समझा होगा। आपको ले चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के पॉइंट्स पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपने एडमिशन में रिवैल्यूएशन पढ़ा, एडमिशन रिटायरमेंट में, वैसे ही यहाँ पे रियलाइजेशन आता है। तो रियलाइजेशन के फॉर्मेट को आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हैं पीछे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी हो गया है। समझते हैं कैसे। पहली चीज आपको बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाने से पहले कि आप स्ट्रेस थोड़ी सी भी ना लें, क्योंकि यहाँ रेशियो की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। डिसोल्यूशन सबसे सरल काम। क्यों सरल काम? आप ही जानते हैं, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मेहनत लगती है ना, बिगाड़ने में मेहनत नहीं लगती। तो उसी तरह आपका यहाँ डिसोल्यूशन है, ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहना है, दिमाग से चीजों को सिस्टमेटिकली रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। बैलेंस शीट भी आपको ज्यादा नहीं बनानी। नहीं, क्यों नहीं बनानी नहीं बैलेंस शीट? क्योंकि बैलेंस शीट तो तब बनानी होती जब फर्म आगे रन करती, और फर्म आगे रन नहीं कर रही तो बैलेंस शीट नहीं बनानी। रहेगी बात, जैसे आपने एडमिशन रिटायरमेंट में रेशियोज किया था, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा कई बच्चों को कि कैसे हम गेनिंग निकालें या सेक्रीफाइसिंग निकालें। हालांकि फार्मूले थे, सिंपल था, लेकिन हो सकता है कंफ्यूजन लगती हो, तो वहां आपको ये दिक्कत थी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है, प्रॉफिट हो या लॉस। आइए समझते हैं क्या रियलाइजेशन अकाउंट। आप देख रहे हैं डिसोल्यूशन का पहला फॉर्मेट आपको आज समझा रहे हैं आज की वीडियो में। रियलाइजेशन अकाउंट आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल जैसे प्रिपेयर होता था, चीजें सिस्टमेटिकली होंगी। प्रैक्टिकल्स में मैं आपको समझाऊंगा, ये नेसेसरी है बताना, इसलिए मैं इसका फॉर्मेट बना के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। और एक और बात आपको बता दूं कि इस फॉर्मेट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, पहले बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यानी आपका डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। ऐसे ही आप पहले जब प्रिपेयर कर रहे थे तो रिवैल्यूएशन बना रहे थे, लेकिन ये रियलाइजेशन है। क्या मतलब है रियलाइजेशन? रिवैल्यूएट क्यों? तो आपको बता दूं, रिवैल्यूएट और रियलाइजेशन में भी डिफरेंस आ सकता है। तो रिवैल्यूएशन क्यों? जब पार्टनर आएगा या जाएगा तो एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जाएगा। वो जानना चाहेगा कि प्रेजेंट टाइम में एसेट या लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है,
और रियलाइजेशन, रियलाइज मीन्स वसूलना, वसूली खाता इसे कहते हैं। और वसूलेंगे कब? जब फर्म बंद हो जाएगी। तो इसीलिए इसे रियलाइजेशन अकाउंट नाम दिया गया, वसूली खाता। सब कुछ बेचो, वसूलो पैसा और ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स में उनके रेशियो में। क्लियर? बात करते हैं, आपको बैलेंस शीट दी हुई होगी क्वेश्चन में पुरानी, उसे आपको देखना है। सिंपली पहला काम 2 असेट लिखना है। जितनी भी रियल असेट हैं उन्हें आपको यहाँ लिख देना। मैंने कुछ लिए हैं जो मोस्टली आपको मिल जाती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। तो सारी असेट आपको बैलेंस शीट के एसेट कॉलम से उठानी है, ओल्ड बैलेंस शीट के। यहाँ पर लिखनी है रियल असेट्स, टोटल कर लेना है और कॉलम में लिख देना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम सेम, जैसे एसेट आपने रिकॉर्ड की, लायबिलिटीज उठाई अपनी पुरानी बैलेंस शीट से। जितनी भी रियल लायबिलिटीज हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सबका टोटल करिए, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए। क्लियर? तो कुछ कंफ्यूज लगा? नहीं, सिंपली आपने ओल्ड बैलेंस शीट ली, एसेट को डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज को क्रेडिट लिख दिया, रियल। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी लिखा है। क्या मतलब है इसका? टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब देना, आपका दायित्व था, तो आपने जिन दायित्वों का पेमेंट कर दिया, जिस जिसको पेमेंट कर दिया, तो वो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। जिस जिस लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, सपोज दैट क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दिया, बिल्स पेबल का कर दिया, ओडी कर दिया, तो इन सब का जो पेमेंट, आपको क्वेश्चन में इसकी डिटेल दी होगी, जो भी पेमेंट करेंगे टू बैंक या कैश लिख के यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। मैंने लायबिलिटी लिखा है, टू बैंक मतलब यहाँ पे लायबिलिटी का पेमेंट यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर? तो आपने देखा इसका पेमेंट यहाँ, तो सेम फॉर दिस, एसेट से जो भी रियलाइज हुआ है, एसेट जो जितने में बिकी है, जितनी भी आपको वसूली हुई है, उसे आपको क्रेडिट कॉलम में ले लेना है, टू बैंक अकाउंट असेट्स। क्लियर? यहाँ आपको लिख देना। बहुत सी हैं तो आप ऐसे ही सीक्वेंस कर सकते हैं और टोटल करके कॉलम में लिख सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पार्ट बात करते हैं इसमें, तीसरा पॉइंट, टू पार्टनर्स कैपिटल हमने लिखी, 2 बार पार्टनर्स कैपिटल लिखी है। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं, समझना चाहेंगे समझ लेंगे, फॉर्मेट आपका है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इफ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको यहाँ क्या लिखना? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखा इफ पार्टनर टेक्स एनी लायबिलिटी, अगर किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को पेमेंट करने का जिम्मा ले लिया, तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। सपोज दैट एबीसी थे, ए ने कहा कि क्रेडिटर को मैं पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ आप लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिटर की जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिख देंगे। बाद में जब बैलेंस बनाया जाएगा तो क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ से इनके डेबिट हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करते हैं, सेम, यहाँ लायबिलिटी ली पार्टनर ने, तो यहाँ क्या लेगा? एसेट लेगा, झट सी बात। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर किसी साझेदार ने किसी संपत्ति को स्वयं ले लिया तो वो यहाँ आ जाएगी। अब ले लिया का मतलब अपने पास नहीं रख लेगा, उसकी जो कीमत रही होगी वो कीमत फर्म को देगा। क्लियर? तो ये इफ असेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। फिर यहाँ आ जाते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिए, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में उनके डिवाइड कर दीजिए। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, लॉस आ जाए तो लॉस लिखिए, उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अब आएगा कैसे? जाहिर सी बात है, आपका क्रेडिट पार्ट ज्यादा होगा, डेबिट पार्ट कम होगा, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर डेबिट पार्ट ज्यादा क्रेडिट पार्ट कम है तो आपका लॉस आ जाएगा। दैट्स ऑल रियलाइजेशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझा होगा, इसे समझ गए होंगे और इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप नेक्स्ट वीडियो को समझेंगे, देखेंगे। प्रैक्टिस जरूर करिए, हर वीडियो को आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। मेरे अकेले वीडियो बनाने से कोई नहीं सीख सकता, किसी भी यूट्यूबर के वीडियो बनाने से कोई नहीं सीख सकता। हम सीखते तभी हैं जब हम देख के उसे खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करें। और रियलाइजेशन अकाउंट आज आपका फाइनल हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।